हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी यूपीएससी की तैयारी एक सही दिशा में डायरेक्शन में चल रही होगी। सो आज हम इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर शुरू करेंगे। एंड जो भी चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो लाइक सब्सक्राइब अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, ठीक है। बिकॉज आर्टिकल 21 लाइफ टू लिबर्टी देता है आपको, आपकी मर्ज़ी, अगर अच्छा लगे तब कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। सो शुरू करते हैं हम। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे आज के चैप्टर में। इसमें करंट अफेयर्स होंगे, स्टैटिक्स है एंड मेंस प्री, दोनों को मिला के चलेंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर यूपीएससी मेंस आंसर्स। सो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। सो इंडिया रिमेन्स अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज, बल्कि अभी तक जो इंडिया है वो मेजर इकोनॉमीज है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। तो आपने याद रखना है, बल्कि हमारी आईएमएफ ने जो प्रोजेक्ट की थी जीडीपी ग्रोथ, वो 6.4 से लेके 6.6 की थी कि 2026 में इंडिया इतना ग्रो करेगा, एंड वो सबसे ज़्यादा है। सो इंडिया से जो नॉमिनल जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन से क्रॉस कर चुकी है, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें तो इंडिया रिसीव्ड अबाउट $58.85 बिलियन एफडी इनफ्लो इन 2025-26, बल्कि $58 बिलियन के आसपास हमारे पास एफडीआई आई थी। अब एफडीआई क्या होता है? जो 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है बंदा, कोई भी फॉरेनर बैठा हमारे इंडिया में। ओके जी। फिर कमुलेटिव एफडी सिंस 2000 एमएल की अभी तक, जो 2000 से लेके अभी तक एफडीआई है वो 1.16 ट्रिलियन डॉलर की आई है अभी तक इंडिया में एफडीआई, 2000 से लेके अभी तक। टॉप सोर्स एफडी के कहाँ से आती है? सो सिंगापुर हो गया, अभी मॉरिशस सेकंड पे है, यूएसए थर्ड, फिर नीदरलैंड से पैन, तो सबसे ज़्यादा एफडी करते हैं ये। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्लाइंड, कीवर्ड क्वेश्चन आ सकता है ना मेंस में कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को डिस्क्राइब करें, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 24.8% टू अराउंड 11.28%, मतलब कि जो पॉवर्टी हुआ करती थी ना गरीबी, मल्टी डायमेंशनल अलग अलग पैमानों को मिला के, वो कम हो चुकी है, 11.28% रह चुकी है। एंड अराउंड 24.8 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2013-14 से लेके 2022-23 तक। 24 करोड़ लोग बाहर आ चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2022-23 तक। अब मेंस में क्या यूसेज हो सकता है इसका? सो हम लिख सकते हैं कि ग्रोथ मस्ट बी अकम्पनीड बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज एविडेंस्ड बाय नियरली 25 करोड़ इंडियंस एस्केपिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बल्कि हम लिख सकते हैं कि इतने जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। फिर हमारी पीएलआई स्कीम चल रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये? पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए पीएलआई स्कीम आई थी। अब मेजर सेक्टर्स कौन से आते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर मॉड्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स। एंड इसमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हुए हैं? एक्सपोर्ट बढ़े हैं हमारे, इंपोर्ट जो हैं वो हमारे रिड्यूस हुए हैं। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है मेंस में लिखने के लिए। फिर पीएम गति शक्ति, इकोनॉमिक रिफॉर्म नाउ फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है उसको, कि पोर्ट रोड के साथ जुड़े एंड सीधा रोड से सामान है ना डायरेक्ट पोर्ट तक पहुंचाया जा सके, वो भी लिमिटेड टाइम में। सो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी हम बढ़ा रहे हैं अपनी, हाईवे एक्सप्रेस बेस बना रहे हैं। फिर सप्लाई चेन कॉम्पिटिटिवनेस। सो यूपीएससी एंगल सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स फोकस ऑन, जो सेकंड जनरेशन के रिफॉर्म्स हैं वो लॉजिस्टिक के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसमें? बल्कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे यूपी बना दिया हमने, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आधार हो गया, डिजी लॉकर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर दीज रिप्रेजेंट इंडियाज मॉडर्न रिफॉर्म मॉडल्स। उसके बाद कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के, जो यूपीएससी मेंस में आ सकता है लिखने के लिए। पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे इसके? जीडीपी ग्रोथ ऑब्वियसली हाई हुई थी हमारी, ज़्यादा हुई थी। लार्जर मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा बन गई गरीबी से निकल के। फिर ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ, दुनिया के साथ हम जुड़ गए। एफडी हमारी राइज हुई। बेटर कंज्यूमर चॉइसेस। उसके बाद नेगेटिव आउटकम्स भी थे इसके, जैसे कि इनक्वालिटी ज़्यादा बढ़ गई, अमीर हो गया एंड जो गरीब था वो ज़्यादा गरीब हो गया। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ होगी, कोई स्टेट ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका देख सकते हो आप, तमिलनाडु, वो ज़्यादा थोड़े है ना ग्रोथ कर रहे हैं, दिल्ली ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, एंड बाकी जो झारखंड बिहार की तरफ थोड़े अभी पछड़े हुए स्टेट्स हैं, वहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, तो डिस्पैरिटीज़ भी हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स टू रिमेंबर, क्या क्या हम याद रख सकते हैं मेंस के लिए?
उसके बाद सो इंडिकेटर्स, तो इंडिया जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन ऊपर, ये आपने याद रखनी है। जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 6.4 से लेकर 6.6% तक चल रही है। एंड एफडी जो इनफ्लो है वो 58.85 बिलियन डॉलर्स है। फिर कमुलेटिव एफडी जो अभी तक आई है 2000 से लेकर, या मेंस में लिख सकते हो, अच्छी आपकी भूमिका बनेगी वहाँ पे। 1.16 ट्रिलियन डॉलर्स आ चुके हैं 2000 से लेकर अभी तक। फिर पीपल आउट ऑफ एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से कितने बाहर निकले हैं, तो जो 25 करोड़ के आसपास आप लिख सकते हो वहाँ पे। फिर उसके बाद पॉवर्टी रेट कितना हमारा हुआ है अभी तक, कितना बच गया है, तो वो 11.28% लोग बच चुके हैं। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991, सो हमने रेजोल्यूशन लिया था 1991 में। सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वॉज अ लैंडमार्क रिफॉर्म डेट डिसमेंटल द लाइसेंस राज, मतलब कि लाइसेंस लेना पड़ता था पहले, ऐसे है ना, लाल फीता शाही पढ़ते हैं हम, कि ऐसे साइन वगैरह करवाने का भी उससे डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो वहीं पे टाइम लग जाता था। अब ऑब्जेक्टिव क्या था 1991 के रेजोल्यूशन का, ताकि इंडस्ट्रियल जो एफिशिएंसी है वो हमारी बढ़ पाए, बीच में जो दलाल होते हैं ना, लाइक उनको ख़त्म किया जाए, प्रमोट कंपटीशन, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके इंडिया में, इंटीग्रेट कर सकें हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडिया को, और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस उसको भी कम करें, बल्कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल लेके आ सकते हैं, राइट। फिर एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तो हमने बिफोर 1991 को देखें तो इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड गवर्नमेंट परमिशन टू इस्टाब्लिश एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई। 1991 से पहले इंडस्ट्रीज़ को अगर कुछ भी करना था तो हर चीज़ वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, उससे पूछ के करना पड़ता था, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। एंड इसको लाइसेंस परमिट क्वार्टर राज भी कह देते थे। फिर लेकिन 1991 के बाद क्या चीज़ अच्छी हुई, लाइसेंसिंग राज को ख़त्म कर दिया गया। एंड ओनली फ्यू स्ट्रेटजिक सेक्टर्स रिटेन्ड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कोई न्यूक्लियर वाला है ना, वो जो थोड़ा खतरनाक जो चीज़ें जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई हैं वो चीज़ें फिर अपने पास रखी, बाकी सारी प्राइवेट कर दी। सो रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर मोनोपली, तो पब्लिक सेक्टर में जो मोनोपली थी वो कम हुई। पहले क्या था, मैनी सेक्टर्स वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सिर्फ मल्कि सरकार ही उसके ऊपर अपनी चीज़ें चला सकती थी, कोई प्राइवेट नहीं चला सकता था। एग्जांपल जैसे डिफेंस था, आजकल तो डिफेंस में भी हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं, पहले लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही हुआ करती थी। माइनिंग में हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं, पहले सिर्फ गवर्नमेंट थी। टेलीकम्युनिकेशंस में, एयर ट्रांसपोर्ट में। रिफॉर्म्स, सो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, तो काफ़ी रिड्यूस हुई फिर 1991 के बाद वो। उसके बाद MRTP एक्ट रिफॉर्म्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेसिकली, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो 1969 को आया था ये मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि किसी एक बंदे के पास ही सारी पावर ना चली जाए, कंसंट्रेट ना हो जाए ज़्यादा, उसको MRTP एक्ट कहते हैं, वो लेके आए थे 1969 में। तो प्रॉब्लम क्या थी 1991 से पहले, जो लार्ज फॉर्म्स थी रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर, जैसे एक्सपेंशन करना है उन्होंने, कोई दो कंपनी को मर्ज कर लेना है, कोई और डाइवर्सिफिकेशन, कोई और साथ में बिजनेस चलाना है, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। लेकिन रिफॉर्म कर दी इसमें, एसेट थ्रेशोल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड, लार्ज फॉर्म्स वर अलाउड टू एक्सपैंड किए ऑपरेशंस को, मर्ज कर सकते थे फिर आसानी से, कम्पीट किया ग्लोबल के साथ, तो सारी चीज़ें ये, ठीक है। एंड बायलैंग्वेजली पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि जो हिंदी स्पीकर्स हैं हमारे, इंग्लिश दोनों को समझ आ सके। उसके बाद हम देख लेते हैं फेरा एंड फेमा में क्या डिफरेंस है, वैसे हम कर चुके थे पहले ये। तो फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, तो 1973 को फेरा आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में, कि जो बाहर से पैसा आता था ना उसके ऊपर रेगुलेशंस लगानी। सो इसका नेचर क्या था, रिस्ट्रिक्टिव था, कंट्रोल कर सकता था बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज व्यूड एज अ स्कार्स रिसोर्स, इसके फीचर्स क्या थे, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी उसके ऊपर पेनल्टीज लगा सकते थे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी इसकी। लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया फेमा के द्वारा, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी आपने याद रखना है पॉइंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, नेचर क्या है इसका, फैसिलिटेटिव है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, स्पोर्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है आपका ये। फिर सिविल ऑफेंसेज इसमें आते हैं थोड़े बहुत, ईजियर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, बल्कि आसानी से पैसा भेज सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई NGO ने पैसा फंडिंग लेनी है तो वो मिल सकता है उसको। उसका यूपीएस रेफरेंस टेबल देख लेते हैं थोड़ा। फेरा रेगुलेट करता था, जो फेमा अभी आया है वो मैनेजमेंट करता है उसकी। एंड फेरा क्रिमिनल लॉस, एंड जो फेमा है वो सिविल लॉस को रेगुलेट करता है। जो फेरा था वो तो रिस्ट्रिक्टिव प्रकार का था, कि रोकनी है पास जो भी मनी आ रही है, पैसा आ रहा है। फेमा फैसिलिटेट करता है पैसे वो कहाँ से आ रहा है ना, कंट्रोल, इकोनॉमी कंट्रोल करता था फेरा। जो फेमा है वो उसको लिबरलाइज करता है, थोड़ा आगे डाइवर्सिफिकेशन करता है, थोड़ा बल्कि लिबर्टी देता है, आज़ादी देता है।
फिर नरसिम्हन कमेटी आई थी 1991 में, चेयरमैन तो ऑब्वियसली एम नरसिम्हन थे। इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, बैंकिंग को ऑटोनोम करो, रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम करो, फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब कैपिटल एडुकेसी हो गया, इनकम रिकॉग्निशन हो गया, एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, तो सारी चीज़ों को हमने खोलना पड़ेगा। इसका सिंपल ये मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी को हमने थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सके, हम पैसा बाहर बेच सकें, हम अपनी बैंकों को, ठीक है, थोड़ा प्राइवेट बैंक्स आएँ, सेक्टर आएँ प्राइवेट वाले, ताकि और हम इकोनॉमी को अपनी को ओपन कर सकें। तो वो मतलब था मेनली इसका बस। फिर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई, जैसे एचडीएफसी आ गई, आईसीआईसीआई आ गई, एक्सिस बैंक आ गई। सो दीज इमर्ज ड्यू टू बैंकिंग रिफॉर्म्स की वजह से फिर ये आई थी। सो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स भी हुई, ठीक है, उसके बाद। सो करंट अफेयर्स लिंकेज देखें हम यूपीएससी 2026 में, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे स्कीम सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ कौन सी ऐसी हैं, जैसे जन धन योजना है, इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट देती है, ये बैंक अकाउंट वगैरह खोलते हैं यहाँ पे। फिर डिजिटल पेमेंट आपकी हो रही है, यूपी इकोसिस्टम बना हुआ है अच्छे से। डिजिटल इकोनॉमी हमने देख ली थी, यूपी ट्रांजेक्शंस हो रही है, मंथली रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं। यूपी मेन्स इनरिचमेंट कोटा आप लिख सकते हो, कोट वहाँ पे मेन्स के लिए। द फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म डिसमेंटल कंट्रोल, द सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स फोकस ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, गवर्नेंस एंड इंक्लूजन्स। बल्कि जो पहली बार फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स हुए थे, उसने कंट्रोल किया था एक तरीके से, राइट, एंड कंट्रोल को ख़त्म करने की वो भी कोशिश की गई थी। एंड जो सेकंड जनरेशन की रिफॉर्म्स हुए, उसने कॉम्पिटिटिवनेस लेके आई, वो गवर्नेंस को और अच्छा बनाया, उसने इंक्लूजन किया ताकि हर किसी को बराबर पैसा पहुँच सके। फिर रैपिड रिवीजन थोड़ी देख लें जो अभी तक हमने पढ़ा है। एक तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लार्जली अबॉलिश किया गया 1991 में, हमने ये पढ़ा, एलपीजी रिफॉर्म्स आए। फिर हमें एमआरटीपी रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी, ठीक है, उसको रिमूव किया गया। फिर फीरा को फीमा ने रिप्लेस कर दिया 1999 को, इसकी आपने मिनिस्ट्री याद रखनी है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है फीमा की। फिर नरसिम्हन कमेटी हमने पढ़ी, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई। सेबी रेगुलेट कैपिटल मार्केट को रेगुलेट तो हमें पता है ना करती है। कंपटीशन एक्ट है 2002 में, एंड इसी ने फिर एमआरटीपी को रिप्लेस कर दिया। कंपटीशन मतलब कि जो भी मोनोपली बनाना चाहता है ना, उसकी मोनोपली बन नहीं सकती, क्योंकि कंपटीशन की भावना एक तरीके से ऐसा नहीं है ना कि मैं सारा बाज़ार को छीन लूँ, कि एक ही कंपनी को पूरे बाज़ार में, अलग अलग भी हो सकती हैं, तो उस चीज़ को देखता है ये। फिर गुड एंड सर्विस टैक्स आया 1 जुलाई 2017 को, कॉन्स्टिट्यूशन बेस इसका 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने याद रखना है। एंड 279 ए में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जीएसटी काउंसिल दी गई है, चेयरमैन इसके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है बेसिकली, बल्कि ऐसी चीज़ जो आने वाले हमारे फ्यूचर वाले बंदे हैं ना, वो भी यूज़ कर सके इसको, तो मीट प्रेजेंट नीड्स, बल्कि अभी की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन की चीज़ों को हमने ख़त्म नहीं करना, उसको भी आगे उनको भी देना है, तो वो सस्टेनेबल यूज़ होता है हमारा। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे। एंड ब्रंटलैंड रिपोर्ट 97 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया गया था पहली बार। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट गोल्स आपने जैसे SDG 1 करके आना है कि नो पॉवर्टी, की पॉवर्टी को रिडक्शन करना है। फिर SDG 2 जीरो हंगर है, ठीक है, भूख हमारी खत्म करनी है। SDG 5 जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। SDG 8 है वो डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में काम करता है। मतलब कि मेंस में अगर आप ये पॉइंट्स लिखोगे ना, काफ़ी अच्छा बेहतरीन इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। फिर SDG 10 है, इनक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। एंड 13 क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, इसमें 14 नहीं है क्लाइमेट, अपना वो अंडर वाटर वाला, ठीक है, फिर लैंड वाला आ गया 15 में। तो सारे अपने सब भी याद कर सकते हो आप, इतने भी नहीं है, 17 के आसपास है। उसके बाद फिर हमारी ग्रीन जीडीपी आ जाती है। तो जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, मतलब कि जो भी हमने इन्वायरमेंट को ख़राब किया है ना, वो वाला पैसा सारा निकाल के जो असलियत में हमारी कमाई हुई है, वो ग्रीन जीडीपी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो ट्रेडिशनली जीडीपी इग्नोर कर देती थी पोल्यूशन को, डिफॉरेस्टेशन को, रिसोर्स डिप्लीशन को, लेकिन अभी इनको भी ऐड किया जाएगा कि भाई नुकसान नहीं करना। जो असली वाली हमने है ना जीडीपी कमाई है, पैसा कमाया है बिना इन्वायरमेंट को ख़राब किए, वो वाली होती है ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी मेजर्स द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, की क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को मेजर करती है ग्रीन जीडीपी, नॉट मेयरली द क्वांटिटी, कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी। फिर सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, इसमें हम सर्कुलर करते रहते हैं, सर्कुलेट जैसे पहिया घूमता रहता है ना, टायर से रिड्यूस करना है, फिर उसको रीयूज़ करना है दोबारा से, ख़त्म हो गई चीज़ को ना, उसको फिर से रिसाइकिल कर देंगे हम, फिर से बना देंगे कुछ। ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ सके, वेस्ट को रिडक्शन किया जा सके, सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो सके। फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर मेंस आंसर लिख सकते हैं, जैसे इंडिया इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग, हमने देख लिया 6.5 से। फिर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो हमारी है 220 गीगावाट के आस पहुँच चुकी है, ठीक है। इंस्टॉल्ड एनर्जी तो हमारी 500 गीगावाट के आस पहुँच चुकी है। एंड ओवर 55 करोड़ ऐसे हैं जो जनधन अकाउंट जिनका खुल चुका है, एंड इसमें मोस्टली फीमेल्स हैं। यूपी प्रोसेसेस बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहा है मंथली, जिसने भी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। फिर लेबर रिफॉर्म्स आए। अर्लियर इंडिया हैड न्यूमरस लेबर, मतलब कि काफ़ी सारे कोर्स होते थे लेबर के, बर्डन होता था अलग अलग प्रकार का उनके ऊपर, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन थी जो खुद भी समझ नहीं आती थी लेबर ऑफिसर्स को। फिर इसके बाद लेबर कोड लाए गए इंडिया के द्वारा, 4 लेबर कोड
इसमें 29 लेबर लॉ को ऐड किया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया, तो 4 बना दिए गए। जैसे कोड ऑन वेज बना दिया गया 2019 में, यूनिवर्सल मिनिमम वेज कंसेप्ट, इसको आप EPFO APFC में पढ़ते हैं। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, तो बल्कि लेबर कोड थे ये। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हो गया, रूल्स फॉर ले ऑफ, ठीक है, बल्कि अगर किसी को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है रिटेंचमेंट करने की। ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में आया, वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर इसमें बात की गई। फिर सोशल सिक्योरिटी कोड आया 2020 का, इसमें सोशल सिक्योरिटी कवरेज था, क्या ना किसी को चोट वगैरह लग जाती है उसका बीमा वगैरह करवाना, ठीक है, वो कवरेज मिलती थी उनको, छुट्टियाँ वगैरह मिलती थी, लीव वगैरह। तो उसके बाद हम देखते हैं नवरत्न, मिनी रत्न एंड महारत्न। तो महारत्न स्टेटस जो होता है वो जो ग्रेटर ऑटोनॉमी कंपनीज होती हैं जो बाहर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, जिन खुली कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, वो होती है हमारी महारत्न। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हमारी ONGC है, वो महारत्न है। कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, तो हमारी महारत्न है। फिर उसके बाद हमारी नवरत्न उससे छोटी नीचे होती है, ठीक है, उससे छोटी मिनी रत्न सेकंड होती है, फिर सबसे छोटी मिनी रत्न फर्स्ट होती है। ये भी आपने क्रोनोकोलॉजी इसकी याद रखनी है। डिजिटल इकोनॉमी रिफॉर्म्स आए, जैसे जैम टर्नेटी कह देते हैं, JAM। तो J पे जनधन, A पे आधार हो गया, M पे मोबाइल हो गया, मतलब कि तीनों को मिला दिया गया। इससे क्या होगा बेसिकली, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सरकार आपके सीधा खाते में पैसे भेज पाएगी बिना बीच बिचौलिया लगाए, ठीक है, क्या पता वो पैसा खा जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, लीकेज रिडक्शन होगी। फिर गिग इकोनॉमी क्या होती है, शॉर्ट टर्म एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होती है गिग इकोनॉमी। जैसे कोई जोमेटो वाले काम कर रहे हैं, ऊबर, स्विगी, अब वहाँ पे परमानेंट तो वो जॉब कर नहीं रही, गिग इकोनॉमी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। लाइक सो UPSC कंसर्न्स क्या हैं, लैक ऑफ, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी का कोई स्पेशल एक्ट नहीं है इंडिया में, ठीक है। अभी तो वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी कोर्ट्स में। वर्कर प्रोटेक्शन, फिर इनकम अनसर्टनिटी है इनकी, है ना, ऊपर नीचे होती रहती है बेस वगैरह। सो एक कमेटीज आपने याद रखनी है ये वाली, जैसे नरसिम्हन कमेटी अपने बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए याद रखनी है, उर्जित पटेल कमेटी अपने मिलिट्री पॉलिसी के लिए याद रखनी है, बेलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स लेके आई थी, विजय कालकर टास्क फोर्स फिजिकल रिफॉर्म्स, NK सिंह कमेटी FRB में रिव्यू किया था इसने। तो अपने सारी कमेटी ये याद रखनी है, ठीक है, ताकि अगर इनमें से कोई आ पाए, एंड या फिर मीन्स में भी आप लिख सकते हो सारी कमेटीज़, अगर कोई क्वेश्चन आ गया टैक्स रिफॉर्म पे, फिजिकल रिफॉर्म्स वगैरह पे। तो ये हमारा आज का 7th चैप्टर था दोस्तों। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो